आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से निदा खान, हेल्थ इज़ वेल्थ। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो है वो है डॉक्टर सैयद फ़हीम अहमद साहब, जो कि आप देख रहे हैं कि आजकल कोविड का कितना ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं दुनिया भर में। और हम पहला जो हम लोग का प्रोग्राम है, हम स्टार्ट ही हम कोविड के इश्यूज़ से लेंगे, जो कि सबका एक प्रॉब्लम है। और हम डॉक्टर साहब से यही बात करेंगे कि इस कोविड में जो लोग बेचारे जो गुजर चुके हैं और जो अभी जो है जो इनका सामना करना पड़ रहा है, वो किस तरीके से इस चीज़ से बच सकते हैं। तो आए हम बात करते हैं डॉक्टर सैयद फ़हीम अहमद साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया निदा, और कनाडा और दुनिया भर में प्राइम कनाडा टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को एक बार फिर डॉक्टर सैयद फ़हीम का बहुत सारा प्यार और सलाम। प्रोग्राम वही हेल्थ इज़ वेल्थ के साथ, और इस प्रोग्राम की पहले भी यही कोशिश रही है कि हम जो करंट हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस करें और लोगों तक बहुत ही आम फहम ज़ुबान में इसके मुतालिक बताएं, क्योंकि आज पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में जो इशू है वो कोविड का है। कोविड एंड कोविड, कोरोना वायरस, कोरोना इसी का रोना है और हर तरफ कोरोना है। तो आज हम अपने पहले प्रोग्राम में, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में कोरोना के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर, एहतियाती मेजर, डिस्टेंसिंग, ये सारी बहुत बात हो चुकी है। लेकिन अब जो बर्निंग इशू है, दैट इज़ द वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है, ये जो वैक्सीनेशन है, ये है क्या? आज हम प्रोग्राम में निदा कोशिश ये करेंगे कि लोगों को बहुत आम फहम ज़ुबान में इस वैक्सीन के हवाले से हम बात करें, नॉट ओनली इन कैनेडा, ऑल ओवर द ग्लोब। जो इशू है वो कोरोना वैक्सीन का है। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूँ, इस वक्त वी आर इन फरवरी 2021, 31 दिसंबर को पहला वायरस यूहान सिटी चाइना में डायग्नोस हुआ, और एट प्रेजेंट वी आर इन द मिड ऑफ कोविड पैंडमिक। ये ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मैं इसको कहता हूँ ये जो है ये मिड है। अच्छा। 2020 हमने गुजार दिया जी। अभी हमने वैक्सीनेशन शुरू किया, और वी डोंट नो 2021 में कब जाकर ये सिलसिला जो है वैक्सीन का पैंडेमिक है, जो इसका ट्रांसमिशन है, कब रुकेगा। एटलीस्ट वी आर इन द मिड। अब तक पूरी दुनिया का क्या सिनेरियो है? वैक्सीन में जाने से पहले मैं चाहूँगा ये समझना ज़रूरी यूँ है कि वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट है। जी। वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट, इसको समझने से पहले इस बीमारी की जो पैंडेमिक है, इसके ट्रांसमिशन को और इसकी फर्टिलिटी को समझना ज़रूरी है। नंबर 1, इस वक्त जो पूरी दुनिया में आज की तारीख तक तकरीबन 100 मिलियन केसेस आ चुके हैं। इन 100 मिलियन केसेस में तकरीबन 79 मिलियन केसेस जो हैं वो रिकवर हुए हैं, और तकरीबन 2,500,000 केसेस जो है मौत का शिकार हुए हैं। ये तो पूरे ग्लोब का पिक्चर है। अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं, क्योंकि मैं अपने कनाडा की बात करूं, कनाडा में अब तक तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। तकरीबन इस वक्त तक, आज की तारीख तक 21,000 के करीब लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और तकरीबन 7,50,55,000 लोग रिकवर हुए हैं। तो इस सिचुएशन में जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए, अगर एक कॉमन मैन से पूछें कि इस वक्त कोविड में तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है, वो एक जवाब देगा, एंड यू नो व्हाट इज़ दैट, कि मुझे कोविड से बचना है, अपने आप को बचाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है हाउ वी कैन प्रिवेंट, एंड हम किस तरह अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने लव वंस को हम इस कोविड वैक्सीन से बचा सकते हैं, इस कोविड वायरस से बचा सकते हैं। इसके 2 तरीक़ेकार हैं जी। इसके 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1, जिसको हम कहते हैं नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, यानी कि एहतियात के ज़रिए, प्रिकॉशनरी मेजर के ज़रिए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फुट का फासला रखो, रिस्पायरेटरी हाइजीन करो, मास्क पहनो, हाथ को धो, ये तो हो गया नॉन फार्मास्यूटिकल। और जो दूसरा इशू है जिससे हम बच सकते हैं, उसको हम कहते हैं वैक्सीन। दुनिया भर में, अगर मैं एक टाइमलाइन बताऊं आपको, वेरी इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए, 1796 में वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का इजाद हुआ। अच्छा। 1885 में रेबीज, कुत्ता काटने का वैक्सीन इजाद हुआ। अर्ली 19s में 1930s के बाद से बहुत सारे वैक्सीन तैयार हुए, और दुनिया में आज हेपेटाइटिस ए ले लें, हेपेटाइटिस बी ले लें, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ले लें, डिप्थीरिया ले लें, जोस्टर ले लें, एंथ्रेक्स ले लें, न्यूमोकोकल ले लें, मेनिंजोकोकल ले लें, मैं नाम लेता रहूँ, ये सारी वो बीमारियां हैं जो अगर ये वैक्सीन नहीं होता
जी। तो लोग मिलियंस की तादाद में मौत का शिकार हो जाते। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैक्सीन है क्या? वैक्सीन इनफैक्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, जो कोविड वैक्सीन भी है, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी में आने के बाद हमारे जिस्म के जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, जिसको आम जुबान में क़ुव्वत मदाफ़ियत कहते हैं, ये इसको क्या करता है? इन्हेंस करता है, इसको बढ़ाता है। और जिसकी वजह से एक चीज़ बॉडी में बन रही होती है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। और इस एंटीबॉडी का काम ये है कि अगर कोविड वैक्सीन हमारे जिस्म में दाखिल होता है, कहता है ठहर जाओ भाई, रुक जाओ, ताकि ये मौजूद है उसके दिफाई निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए। मैं इसमें दो बातें बताता चलूँ। एक तो ये जो वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन, ये बेसिकली हमारी बॉडी को टीच करता है, ये टीचर है, ये टीच करता है कि कोविड वैक्सीन को, कोविड वायरस अगर आता है उससे कैसे बचना है। और मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बेसिकली कोविड पैंडमिक जो है इसके लिए एग्जिट स्ट्रेटजी बनाता है कि पैंडमिक को ख़त्म होना है आज। तो कैसे हो? एक तो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, और जो दूसरा है दैट इज़ वैक्सीनेशन। तो मैं अपने तमाम सुनने वाले से कहूँगा, देखने वालों से ये कहूँगा कि वैक्सीन के इम्पोर्टेंस को समझें कि दुनिया में हम जो बच्चों के पैदाइशी टीके लगाते हैं, हिफाजती टीके लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? अगर ये ना लगे तो बहुत सारे बच्चे मिलियंस की तादाद में मौत का शिकार हो जाएं। तो वैक्सीन की अपनी इम्पोर्टेंस है और इसकी इम्पोर्टेंस पे फोकस करें, ना कि इसके मुतालिक बहुत सारी जो स्टोरीज क्रिएट हो रही हैं उस पर बिल्कुल कान ना धरें। हाँ, असल में लोग डॉक्टर साहब डरते हैं आजकल के, मतलब सुनने में भी आ रहा है काफ़ी कि कुछ साइड इफ़ेक्ट, तो मतलब जैसे कुछ लोग, आपको पता है, लोग फैलाते हैं कि कुछ कहते हैं कि हाँ इसके हैं साइड इफ़ेक्ट, कुछ लोग डर रहे हैं, तो कुछ लोग चाहते भी हैं कि हाँ ये हम लोग वैक्सीन मतलब करें, अवेल करें, लेकिन कुछ लोग डर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये छोटे बच्चों के लिए मतलब इनके लिए भी है कि कुछ एज है कि नहीं, इस एज में लगेगी? देखें, पहले तो आपके सवाल से ही एक चीज़ मैं बताता चलूँ, साइड इफ़ेक्ट के हवाले से लोगों के जहनों में बहुत सारी बातें, और यकीनन ये जो सोशल मीडिया है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे, जहाँ वैक्सीन की इम्पोर्टेंस की बात हो रही है, उसके अगेंस्ट में ही बहुत बात हो रही है। एक बात तो ये समझ लें कि यकीनन कुछ खबरें आपने भी पढ़ी होंगी और सुनी होंगी, देखी होंगी कि वैक्सीन लगाने से फलां हॉस्पिटल के एक नर्सिंग स्टाफ जो है वो मौत का शिकार हो गया। इस तरह की न्यूज़ेस हैं, बिल्कुल है। लेकिन जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट, एक बात तो मैं ये बताता चलूँ कि ये वैक्सीन, ये वायरस बिल्कुल नया है, ठीक है? ये वैक्सीन जो है लास्ट ईयर 2020 के समर में आया है, ट्रायल से निकला है, क्लिनिकल ट्रायल से। इस वक्त जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कह लें या इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो 3-4 हैं जो बहुत कॉमन है। एक तो हल्का सा फीवर का होना, ठीक है, मसल्स में जिसे कहते हैं दर्द होना, और जहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं उस साइड में बाज़ औक़ात स्वेलिंग होना, पेन होना, ये सारे कॉमन इफेक्ट। बाज़ औक़ात गैस्ट्रिक अपसेट है, वर्टाइगो है, चक्कर का आना, पसीना आना, ये सारी चीज़ें हैं। और वैक्सीन लगाने के बाद एटलीस्ट अगर आप 15 मिनट्स उस सेंटर पे रुकते हैं और वहाँ पर कोई आपको उसका साइड इफ़ेक्ट या कोई रिएक्शन नहीं होता, तो कोई घबराने और कोई डरने की बात नहीं है। इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताते चलूँ, कुछ चीज़ें आ रही हैं, सुनने को मिलती हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्या इस वैक्सीन का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट है? तो मैं ये बताऊं कि क्योंकि वैक्सीन को मार्केट में आए हुए 6 महीना हुआ है, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट अब तक जो है कोई रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। और इट विल टेक टाइम, ये यकीनन वक्त गुजरने के साथ पता चलेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या। बच्चों की बात आपने की, देखें अगर मैं कैनेडियन गवर्नमेंट की बात करूं, क्योंकि हम कैनेडियन सिनेरियो पे ज़्यादा बात करेंगे, जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो स्केड्यूल बनाया है वैक्सीन का, वो है ओवर द एज ऑफ 16 एंड प्लस। अच्छा, दैट वो वैक्सीन जो है वो फाइजर का वैक्सीन लगेगा। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ, दुनिया में 4-5 किस्म के वैक्सीन हैं। दैट इज़ द फाइजर वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन, एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन है, कुछ रशियन वैक्सीन है, कुछ चाइनीज़ वैक्सीन है, इवन कुछ इंडियन वैक्सीन। दुनिया भर में वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, लेकिन 4-5 जो है इस वक्त फ्रंट लाइन में। लेकिन कनाडा में इस वक्त जो वैक्सीन अवेलेबल है वो 2 है, दैट इज़ द फाइजर एंड द मॉडर्ना।
ओवर द एज ऑफ 18 एंड प्लस उसके लिए मॉडर्ना वैक्सीन है। इस वक्त जो रिकमेंडेड है दैट इज 16 और 16 प्लस में वैक्सीन को लगाई जाए। जो आपने पूछा था कि बच्चों के हवाले से जो स्केड्यूल है इस वक्त कैनेडियन गवर्नमेंट का, और कैनेडियन गवर्नमेंट की कमिटमेंट है बाय द एंड ऑफ 2021 ऑल द कैनेडियंस जो कनाडा में रहते हैं, वेदर दे आर नेशनल और वेदर दे आर नॉट, जो परमानेंट रेसिडेंट है, उन सारे लोगों को वैक्सीनेट करना है। दैट इज द चैलेंज। और आई होप कि जो हमारी हुकूमत है, कैनेडियन हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत है, जहाँ जहाँ वो इस टारगेट को डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अचीव इट। सही, इंशाल्लाह सही। अच्छा फ़हीम साहब, ये बताएं कि जो गवर्नमेंट ने जो बताया है, क्या इसकी प्रायोरिटी लिस्ट, क्या मतलब ऐसी क्या वो बताया कि किस उसमें हो सकता है क्या? देखिए, प्रायोरिटी लिस्ट जो गवर्नमेंट की है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिल के वो बनाया है, वो ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि एज 16 से अबव, और ख़ास तौर पे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं, वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर से मुराद ये है कि वो लोग जो कोविड वार्ड में, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर। पर्सनल सपोर्ट वर्कर जो हैं वो उन लोगों के लिए, जो डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं और उनके डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, उसके अलावा जो शेयर्ड लिविंग में रह रहे हैं वो लोग, जो किसी कंडोमिनियम में, फ्लैट में, कहीं पर जो शेयर्ड लिविंग में रहते हैं, उनके स्टाफ को और उनके रेसिडेंट में जो लोग रह रहे हैं उनको ये वैक्सीन प्रायोरिटी बेसिस पे लगानी है। और इसमें जो कट ऑफ वैल्यू बनाया है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पहले मरहले में 80+, फिर दूसरे मरहले में 5 साल कम होगा, यानी 75 to 80 ईयर्स, फिर 70 to 80 ईयर्स, इस तरह से लोगों को लगाया जाएगा। उसके बाद जो सीनियर्स और जो एडल्ट इंडिजीनियस कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद, इस मरहले के बाद वैक्सीन्स की सप्लाई। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं। मैंने 2 कंपनीज का नाम लिया, फाइजर एंड मॉडर्ना। 2 कैनेडियन कंपनीज हैं। एक का नाम है प्रोविडेंस थेरेपेटिक्स, ये टोरंटो में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया इसका। ये कैनेडियन बेस्ड वैक्सीन कंपनी जो वैक्सीन बना रही है। और एक और कंपनी है जो मेरे ही सूबे क्यूबेक बेस्ड कंपनी है, दैट इज मेडिकागा, MEDICAGA। इस पर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने $173 मिलियन जो है इन्वेस्ट किया है, और ये इस वक्त 3rd स्टेज क्लिनिकल स्टेज ट्रायल में है। अगर ये 2 कंपनीज की वैक्सीन आ जाए तो फिर कैनेडियन के लिए कोई मसला नहीं होगा, बल्कि कनाडा जो है और दीगर ममालिक को भी ये वैक्सीन देगा। तो और अगर सप्लाई बेहतर हो गई तो फिर शेल्टर्स में जो लोग रहते हैं, होमलेस पीपल हैं और दीगर लोगों को, ये प्रायोरिटी लिस्ट इन्होंने बनाई है गवर्नमेंट ने और प्रोविंस के साथ मिलकर वैक्सीन देने के लिए। गुड, ये तो अच्छी बात है। तो ये इसमें आप कुछ है आइडिया कितना टाइम, कितना वक्त लगेगा? देखिए, गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है 2021 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, और गवर्नमेंट इज़ गेटिंग वैक्सीन। और मैं इस वैक्सीन के बाद बताता चलूँ, जो क्यूबेक बेस कंपनी है मेडिकागा, ये कंपनी का जो 3rd क्लिनिकल फेज़ में है, और होपफुली चंद महीनों में ये शायद आ जाए और लोगों तक। अगर ये वैक्सीन क्योंकि अपना कैनेडियन मैन्युफैक्चर्ड होगा तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट का जो टारगेट है दैट इज़ 2021, 1921 तक इंशाल्लाह। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि नेक्स्ट के इसको मतलब हर कोई मतलब लगा सकता है? कुछ लोग होते हैं बीमार पहले से, कोई बीमारी है, कोई मतलब प्रॉब्लम्स हो, काफ़ी कोई एलर्जी पेशेंट है, तो वो ये लगवा सकता है उसको? कोई मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट है इस चीज़ के? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। मैं बताऊं कि इन ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एट प्रेजेंट देर इज़ नो कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन मुराद है कि कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है जिस पे ना लगाई जाए, एक्सेप्ट आपने खुद ही कह दिया एलर्जी कंडीशन। और एलर्जी कंडीशन वो होती है अगर उसको स्पेसिफिक ड्रग के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उससे एलर्जी है, नॉट ओनली विद द कोविड वैक्सीन, दुनिया में किसी भी ड्रग के साथ। अदर देन एलर्जी, कोई डायबिटिक है, कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को जॉइंट पेन का इशू है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई ऐसा इशू है तो
तो एट प्रेजेंट WHO हो, CDC हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये कहती हैं कि एट प्रेजेंट यस यू कैन इंजेक्ट, आप उस वैक्सीन को लगा सकते हैं, एक्सेप्ट द किसी को एलर्जी का कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज दे कैन हैव दैट वैक्सीन, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, सही, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे प्रेग्नेंट औरतें वगैरह जैसे होती हैं या जो फीड करवाती हैं, तो वो लोग लगवा सकती हैं? अगेन ए वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी। इन द सेंस के जब ये कोविड वैक्सीन शुरू हुआ था उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न सवाल यही था कि क्या ये माँ से बच्चे तक ट्रांसफ़र होता है जी, क्या अगर किसी माँ को कोविड है क्या वो अपने बच्चे को फीड करा सकती है जी। तो अब तक के रिसर्च के हवाले से ऐसी कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज़ या फिगर्स नहीं है जिस पे आप ऑथेंटिसिटी के साथ कैसे कैसा होता है। एट द सेम टाइम इस वक्त तक कोई ऐसी सेफ स्टडी नहीं है कि जिसमें आप कह सकें कि प्रेग्नेंट वुमेन लगा सकती हैं इंजेक्शन, बट एक चीज़ होता है इसको हम कहते हैं कि रिस्क एंड बेनिफिट रेशो। आपका जो डॉक्टर है, जो भी प्रेग्नेंट खातून है प्रोग्राम देख रही हैं और वो वैक्सीन को लगाना चाहती हैं, उनका जो डॉक्टर है, उनके जो फिजिशियन है वो इस बात को डिसाइड करेगा कि क्या अगर उसको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोविड हो जाए, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे और इस कोविड वैक्सीन के लगाने से कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा। तो इसका एक रेशो होगा रिस्क एंड बेनिफिट का। अच्छा। तो ये प्योरली कोई स्टेटमेंट नहीं है यस वो लगा सकती हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं है नो वो नहीं लगा सकते। ये जो उनका डॉक्टर है वो असेसमेंट करेगा रिस्क एंड बेनिफिट, उसके बाद फिर वो फैसला करेगा क्या करना है। सही। अच्छा, अब यही बताएं कि जैसे अगर प्रेग्नेंट हैं, उन्होंने लगवा ली, वैक्सीन करवा ली, तो बच्चा जब मतलब डिलीवर हो जाएगा तो उसको मतलब है कि बच्चा डिलीवर हो गया तो उसको मतलब ऐसा सेफ रहेगा? एक होता है ना कि जब बस वैक्सीन मतलब हो गई अब सेफ है बच्चा। देखिए इसमें एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये कि जिस तरह मैंने पहले एक बात बताई कि कोविड वायरस जो है ना जी, ये मदर टू फिटस ट्रांसफ़र नहीं करता। अच्छा, नंबर 1। सही। कुछ स्टडीज़, कुछ केसेस आए हैं कुछ जगहों पे, कुछ सिंगापुर की स्टडीज़ हैं, कुछ चाइना जापान की स्टडीज़ हैं, अदरवाइज़ कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ट्रांसफर ये कि प्लासेंटा को क्रॉस करता है। अगर माँ ने वैक्सीन लगा लिया है कोविड का, 2 डोज है वो लगा लिया उसने, उसके बाद वो सेफ हो गई, उसको अब कोविड नहीं हो सकता। अच्छा। अगर वो और प्रिकॉशनरी मेजर्स करती है तो इस बात के और वो सेफ है तो इस बात के चांसेस भी कम हो गए कि अगर किसी स्टेज पे ये मान भी लिया जाए कि माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होता है, लेकिन माँ सेफ हो गई इसलिए बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं होगा, ट्रांसमिट। अच्छा। तो बहुत जिसे कहते हैं ना कि ये विन विन पोजीशन है कि अगर माँ लगा लेती है और सेफ रहती है तो बच्चा यकीनन सेफ रहेगा। इसमें इसको कोविड के ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ें मैं फिर बताऊँ आपको ना, इसकी उम्र जो है ना इस वैक्सीन की 1 साल है। अच्छा, मतलब 31 दिसंबर 2019 को आया है। 1 साल इस वैक्सीन की उम्र है और इस वैक्सीन ने दुनिया के 200 ममालिक को अपनी लपेट में लिया हुआ है। दुनिया में कोई भी जगह महफूज नहीं है जो कोविड से में, तमाम दुनिया में फैला हुआ है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, वैक्सीन कोविड हर जगह है। तो इसके मुतालिक स्टडीज़ जो है ना, मतलब डेली की बुनियाद पे मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, कहीं कोई ना कोई रिसर्च हो रहा है वैक्सीन पे, ट्रांसमिशन पे। ये जो न्यू वेरिएंट आया है जिसको साउथ अफ्रीकन एंड यूके वेरिएंट कहते हैं, कोविड की जो नई शक्ल आई है, उस वैक्सीन के मुतालिक कहा यह जाता है इसका जो ट्रांसमिशन रेट है, यानी कि जो उसके फैलाव का जो रेट है 40 to 70% ज़्यादा है पहले वाले वायरस के मुकाबले। अच्छा। तो यू कैन अंडरस्टैंड ना, एंड वी डोंट नो ये आखिरी वेरिएंट होगा, म्यूटेशन तो हो रही है ना, तब्दीली हो रही है उसकी शक्ल में, तो वी डोंट नो कि नेक्स्ट वीक कोई नया वेरिएंट आ जाए, उसके बाद कोई नया, अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन क्योंकि वायरस नया है, पेंडेमिक है, इसके मुतालिक कोई बहुत ठोस रिसर्च या कोई जिसे कहना चाहिए कि रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस कम है। काम हो रहा है वैक्सीन पे, हो चुका है दुनिया में, तब बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स पे लोग काम कर रहे हैं और लेट्स सी
कि मैंने जिस तरह कहा कि इस वक्त कोविड जो है ये अपने मिड में है, मिड में है। सही डॉक्टर साहब, असल में हम लोगों के पास टाइम ज़रा कम है और ये जो हम लोगों के टॉपिक है तो इसको पता है, ये तो माशाल्लाह बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पे आप बात करते रहें और तो इस पे तो जितनी नॉलेज इंसान को इसमें मतलब मिले वो कम है। बिल्कुल श्योर। तो इंशाल्लाह दोबारा हम हाजिर होंगे और आज का प्रोग्राम हम यहीं पर ही एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ डॉक्टर सैयद फहीम अहमद साहब ये है, हमारे हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होती है इसी टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए दा खान को। हेल्थ इज़ वेल्थ।